नमस्कार किसान मित्रों, देश किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं नए प्लांट पर। नया प्लांट है आज हमारा ऊटी की लहसुन का, जो आप देख सकते हो। पहले तो हम वीडियो के ज़रिए बताएंगे कि ऊटी का लहसुन जो हमारा जो प्लांट है, ये प्लांट एक युवा किसान का है जो लगभग गत 6 वर्ष से ऊटी की खेती कर रहे हैं और ज़ोरदार उत्पादन भी ले रहे हैं, जो ज़ोरदार मुनाफा भी कमा रहे हैं और ज़ोरदार उत्पादन भी ले रहे हैं। तो आज हम उनसे आपको परिचय कराएंगे और किस तरह से, किस टेक्नोलॉजी से वो खेती करते हैं, उनका जो अंदाज है खेती करने का। आज हम ऊटी की लहसुन का A to Z जानकारी उनसे लेंगे। तो सबसे पहले हम उन युवा किसान मित्र से हम मिलाएंगे आपको और उनका परिचय लेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो युवा किसान मित्र है उनसे मिलाएंगे। सर, आपको राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमें जो आपकी जो ऊटी की लहसुन है उसकी जो हमें A to Z जानकारी चाहिए किसान मित्रों को, जिससे आपके मार्गदर्शन पर चलकर वो जो खेती है ऊटी की वो एक अच्छी तरीके से कमा सके, वो उत्पादन ले सके। जो आपने कर रखी है अभी जो खेती वो काफ़ी ज़ोरदार कर रखी है और सफलतापूर्वक कर रखी है। तो आज हमें सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए। आप कहाँ रहते हो, क्या है आपका पूरा बायोडाटा बताइए हमें। मेरा नाम सुनील है। मैं गांव कोलवी का रहने वाला हूं। जिला प्रतापगढ़ और तहसील भी प्रतापगढ़ लगती है। तो हमारे जो युवा किसान मित्र है, ये इनका नाम सुनील पाटीदार है और ये गांव कोलवी के रहने वाले हैं। और सर, आपका गांव कितना बड़ा है? गांव तो सर छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 100 परिवार के आसपास रहते होंगे गांव में। तो हमारे जो सुनील भाई साहब है, इनका कहना है कि गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही गांव है और एक छोटे गांव में बहुत ज़ोरदार टेक्नोलॉजी से खेती की है इन्होंने। तो किसान भाई, आप बता सकते हैं कि जैसे कि आपका जो अनुभव है और आपकी जो उम्र है वो कितनी होगी? 26 साल की लगभग मेरी उम्र है और मैं लगभग 10 वर्षों से खेती से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 6 साल से मैं ऊटी की खेती करता आ रहा हूँ। तो और उसी 6 साल के अनुभव के साथ ये चल रहा है। तो हमारे जो किसान भाई है उन्होंने बताया कि लगभग ये 10 साल से तो खेती से जुड़े हुए हैं और 6 साल से लगभग ये ऊटी की जो खेती कर रहे हैं। और जो आप खेती तो देख ही रहे हो कि किस पैमाने पर इन्होंने खेती कर रखी है, ज़ोरदार उत्पादन के साथ। आज की जो कंडीशन है वो बता रहे हैं हम। तो इनसे अब हम जो जानकारी है वो लेंगे कि आपने जो खेती की है किस तरह से आपने खेत तैयार किया है, किस तरह से आपने बीज खरीदा है और किस तरह से आपने बेसल डोज में खेत में डाला है, क्या डाला है, सिंचाई किस तरीके से करते हो और कौन से इसमें खाद बीज और फर्टिलाइज़र उर्वरक आप यूज़ में लेते हो, दवाई स्प्रे कौन कौन सी करते हो। तो आज हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे किसान मित्र से पूछेंगे कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो आपने ऊटी लहसुन इसका बीज खरीदने में काफ़ी परेशानी होती है किसानों को। तो सबसे पहले हमें बताइए कि आपने जो बीज खरीदा है वो कहाँ से खरीदा है और किस तरह से खरीदना पड़ता है? ये बीज हमने दलोदा मंडी से खरीदा है, जो कि जहाँ पे व्यापारी लोग तमिलनाडु ऊटी से मंगवाते हैं, वहाँ जाके हमने इस बीज को परचेस किया है। तो जैसे कि हम ऊटी का जो बीज है वो दलोदा मंडी से खरीद सकते हैं। और सर, हमें ये बताइए कि जैसे इसका जो भाव है वो कितने रुपए तक रहता है? जी सर, ये हर साल अलग अलग भाव मिलता है, जो मार्केट चलता है लहसुन का उस हिसाब से। इस बार हमने 10,000 का बीज खरीदा था और इससे एक साल पहले हमने 15,000 का खरीदा था। उससे एक साल पहले 30,000 का भाव था। जिस हिसाब से लहसुन का मार्केट चलता है उस हिसाब से अपने को ये बीज मिल जाता है। तो हमारे सर ने बताया कि वास्तव में इस ऊटी लहसुन का जो बीज है वो काफ़ी महंगा पड़ता है और महंगा होने के साथ इसमें जो अगर मेहनत नहीं करेगा किसान तो वो रिविस ही जाएगा। तो सर ने बताया जैसे कि हमारे जो ऊटी का जो बीज है उसकी जो मार्केट की रेट है काफ़ी हाई है। उसके बाद सर हमें बताइए कि जैसे आप बीज खरीदते हो तो उस बीज को डायरेक्ट लाके अगर आप यहाँ पे लाके डायरेक्ट लगाते हो कूली करके, कि क्या सिस्टम रहता है उसका, उसको तैयार करने का?
बीज वहाँ से हम खरीद के लाते हैं, तो वो लहसुन बहुत गीली आती है, तो उसको डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते हैं। उसको हम लगभग महीने भर से सुखाते हैं, घर पे लाके डाल देते हैं और उसमें कीटनाशक पाउडर मिला देते हैं, ताकि उसमें जो ये कुछ प्रकार के जो जीव लगते हैं, कीट, वो नहीं लगे और ख़राब नहीं हो। और उसको लगभग महीने भर से हम घर पे ही रखते हैं, धूप में भी डालते हैं, बरसात का मौसम रहता है तो उसको छत पे डालते हैं, फिर उतारते हैं, ऐसे करके उसको सुखाते हैं महीने भर से। उसके बाद हम उसकी कुली करते हैं, और कुली हम हाथों से करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि एक महीना, लगभग एक महीने की उसको धूप चाहिए, जहाँ से अगर माल खरीदते हो उसके बाद एक महीने तक उस जो बीज की अगर हम धूप नहीं लगाएंगे तो वो बीज, सर जैसे हम डायरेक्ट ला के अगर बुआई कर दें तो वो क्या सक्सेस जाएगी या नहीं, वो सक्सेस नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा बीज गीला होता है पूर्ण रूप से। तो वो अपन लाके उसकी बुवाई भी कर देंगे तो वो खेत में पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, वो अंकुरित नहीं होगा। वो अच्छे से सूख जाएगा तो उसमें नमी खत्म हो जाएगी और अंकुरित जल्दी हो जाएगा। बाकी अगर हम डायरेक्ट बीज लाके इन्हें बुवाई कर देंगे तो वो 2-3 महीने तक उगेगा ही नहीं, और इतने लंबे टाइम तक अगर खेत में पड़ा रहेगा तो उसमें बहुत सारा बीज डैमेज चला जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए उसको सुखाना ज़रूरी है। तो लगभग हमारे जो किसान भाई है उनका कहना है कि लगभग एक महीने तक उसको सुखाना पड़ेगा। उसके बाद सर आप जैसे कली करते हो तो कुली जैसे कि आप जो लेबर लगाते हो कि जैसे मशीन से हो जाती है, सिस्टम क्या रहता है इसका पूरा? नहीं, लहसुन गीली होने की वजह से वो मतलब उसमें गीलापन रहता है, एक महीने सुखाने के बाद भी गीलापन रहता है, तो हम कली लेबर लगवा के ही करवाते हैं। अगर मशीन से आप कुली करवाओगे तो उसमें वो कुलियाँ डैमेज हो जाएगी और बीज खंडित जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए उसमें लेबर से कुलियाँ करवाते हो। उसके बाद मतलब कुलियों को भी 4-5 दिन सुखाते हैं उसको उपचारित करके। तो हमारे जो सर ने बताया कि जैसे कि हम लेबर लगाकर उसके बाद एक एक कुली करनी पड़ती है। जो हमारे जो गांठ होती है लहसुन की, उसकी एक एक कुली कर कर उसको फिर कुली को भी हम कम से कम 5 दिन तक उसको भी धूप में लगाकर उसमें फिर बीज उपचार करते हैं। तो सर हमें बताइए कि जैसे बीज उपचार करते हो तो कौन सी दवाई यूज़ में लेते हो आप बीज उपचार के लिए? बीज उपचार के लिए हम जेलोरा यूज़ में लेते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा है देखा जाए तो उसी से हम हर साल बीज उपचारित करते हैं। तो सर ने बताया कि जैसे जेलोरा काफ़ी अच्छी दवाई आती है जेलोरा, उससे हमारे जो सर है वो बीज उपचार करते हैं। और उसके बाद बीज उपचार के बाद उसको कितने दिन धूप में लगाना पड़ता है फिर से? नहीं, बीज उपचार के बाद उसको धूप में नहीं रखते हैं, उसको 1-2 दिन छाँव में रहने देते हैं, पंखा चला देते हैं, तो अच्छे से वो बीज उपचार उसके ऊपर चिपक जाता है, सूख जाता है और वो खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है फिर। तो जैसे हमारे किसान मित्र ने बताया कि जो बीज उपचार है उसके बाद हमारा बीज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट खेत पर। तो हमारे जो किसान मित्र ने जो खेत तैयार किया है वो किस तरह से तैयार किया है इसकी भी हम पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लहसुन, जो बीज हमारा तैयार हो जाता है उसके बाद जो लहसुन लगाने का समय होता है वो कौन सा होता है? जी, लहसुन लगाने का सही समय लगभग 15 सितंबर के आसपास है। अगर अपन जल्दी लहसुन लगाते हैं तो उसमें गर्मी ज़्यादा उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा गिरती है, तो उस वजह से लहसुन पे मतलब डिस्टर्ब होती है, उससे अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है अगर ज़्यादा जल्दी लगा देंगे तो। इसलिए इसका उचित समय यही है 10 से 20 सितंबर के बीच में, लगभग 15 सितंबर मान लो। उस टाइम पे अगर अपन लहसुन लगाएंगे तो उसको सही टेम्परेचर मिलेगा और सही वातानुकूलित उसका मौसम मिलेगा, तो अच्छा उत्पादन मिलता है उससे। तो जैसे हमारे किसान मित्र ने बताया है उस समय पे आप लहसुन लगाने का जो उचित समय है वो आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे कि आपने जो लहसुन लगाई है उससे पहले आपने यहाँ पर सोयाबीन आपने लगाई थी या इस खेत को पूरा छोड़ दिया था इतना जल्दी, क्या किया आपने, उस सिस्टम क्या है वो? गर्मी में जुताई करने के बाद खेत को ऐसे ही छोड़ दिया था हमने, इसमें सोयाबीन वगैरह कहीं की भी बुआई नहीं की थी। और जैसे बरसात हुई, बरसात के बाद में इसमें खरपतवार उग गया था, तो जिस टाइम पे अपने करपे चलते हैं सोयाबीन पे, उस टाइम पे इसकी जुताई कर दी थी हमने और उसके बाद इसमें बेड बना दिए थे। तो जो बरसात के बाद जो हमारे जो सोयाबीन में हम जैसे निंदाई जुताई करते उस समय हमारे जो किसान मित्र ने जो खेत तैयार करने की सोच ली थी और उस समय आपने क्या किया कि जो कल्टीवेटर से इस खेत को निकाल दिया अच्छा सा। उसके बाद इसमें जो बेड है आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं बेड बताऊँ आप सभी किसान मित्रों को कि हमारे जो किसान भाई है इन्होंने बेड पर लहसुन लगा रखी है, तो सबसे पहले उसका वीडियो बता रहा हूँ, आप देख सकते हो किस तरह से बेड निकाल रखा है।
साधन तो हमारे किसान भाई हमें बताइए कि जो आप जो बेड निकाले आपने बारिश के बाद जो बेड निकाले आपने तो वो किस तरह से निकाले आपने, जैसे हाथ से निकाले कि कोई साधन यूज में लेते हो कि ऐसा कोई आता है इसमें राइट साधन जो निकाल सकता है बेड के? जी, बेड निकालने के लिए बना बनाया हमारे पास एक जुगाड़ है, जिसको हम ट्रैक्टर के पीछे लगा के और बेड बना देते हैं। उससे अच्छे बेड निकल जाते हैं। स्पेशल वो बनवा रखा है बेड निकालने के लिए। तो जैसे कि बेड निकालने के लिए एक घर पर ही तैयार कर रखा है हमारे किसान मित्र ने, जो काफ़ी अच्छा है, जिससे काफ़ी अच्छा बेड निकले हुए हैं। तो अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे बेड निकल गए, खेत पूरा तैयार हो गया है, उसके बाद हम उनसे पूछेंगे जैसे आपने जो बेड निकाले उससे पहले आपने जैसे खेत में बेसल डोस में आपने क्या डाला है? नहीं, हमने बेड निकालने के बाद बेसल डोज डाला है। बेड निकाल के छोड़ दिए थे, ये बरसात में, मतलब बरसात से पहले ही निकाल दिए थे, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा गिरता है खेत में फिर नमी होती है तो बाद में बेड सही नहीं निकलते। इसलिए हमने ये जस्ट अब बरसात शुरू होती है उसी टाइम पे बेड बना के छोड़ दिए थे, तो ये बेड ऐसे ही पड़े हुए थे। जब लहसुन को खेत में लगाने का टाइम हुआ, उससे हमने लगभग 15 दिन पहले इसमें एक बार मीराई गोतर का स्प्रे कर दिया था, जो कि इसमें खरपतवार उगे हुए थे वो सब खत्म हो गए थे। उसके 15 दिन बाद लगभग हमने फिर बीज लगाना उचित समझा। उस बीज लगाने से पहले हमने बेसल डोज में 1 बोरी DAP का और साथ में 3 किलो सल्फर और जो वो कीट आता है जो जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान वगैरह सब जो कीट आता है वो कीट मिला के इसमें डाला था। और उसके बाद हमने इसमें लहसुन की बुवाई की। तो जो एक कीट आता है उसमें सभी आते जो तत्व हमारी जो ज़मीन को ज़रूरत होते हैं वो हमारे किसान मित्र ने डाले हैं। तो सर हमें जैसे बताइए आपके जैसे आपने जो जो बेसल डोज में आपने ये डाला है, तो जैसे चुपाई से 2-3 दिन पहले ही डालते हो कि जैसे बुआई करके उसके बाद ही आप इसको ये करते हो? नहीं, ये हमने जैसे आज लहसुन का बीज लगाने वाले हैं तो 10 बजे के लगभग लेबर खेत में आती है लगाने के लिए, तो उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले हमने वो सब डाल दिया था। उसके बाद इसकी चुपाई की तो वो झड़े लगाए पावड़ी से, तो उससे पहले डाल दिया था ताकि वो झड़े लगाए ना, तो उस टाइम पे वो मिट्टी में मिक्स हो गया। और तो उसके बाद लहसुन की बुवाई चालू की फिर। तो जैसे कि सभी किसान मित्रों को हमारे जो किसान भाई ने बताया है कि किस तरह से खाद को डालना है और किस तरह से ये करना है। अब हमें बताइए कि जैसे आपने जो बुआई की वो आपने क्या डिस्टेंस रखी है और किस तरह से आपने इसमें जो बीज लगाया वो कितनी क्वांटिटी में लगाए, वो हमें पूरी आप जानकारी दीजिए कि आपको कितना हमें कितना बीज चाहिए 1 बीघे में? इसमें लगभग 1 बीघे में बेड पे 2 क्विंटल के आसपास बीज लगता है और हमने इसकी लगभग दूरी मेंटेन की है 5 इंच के आसपास। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अधिकतर पौधे 5 इंच के आसपास लगे हुए हैं और लगभग इसमें 2 क्विंटल के आसपास बीज लगा है 1 बीघे की लहसुन में इसमें। तो लगभग 1 बीघे में लगभग 2 क्विंटल के हिसाब से जो हमारे किसान मित्र ने जो बीज लगाया है, तो सर हमें बताइए कि जैसे इसको ज़्यादा पास में लगा दो तो वो पैदावारी होती है या नहीं होती है, क्या है? पास में लगा देंगे तो मतलब ज़्यादा पास में लगाएंगे तो फिर क्या है कि उसको सही मायने में मतलब जो उसके पोषक तत्व है वो मिल नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा पौधों में बढ़ जाएंगे, तो उससे क्या है कि अपनी गठान सही नहीं बनेगी लहसुन और छोटी रहेगी। और अगर दूरी सही साथ रखते हैं तो अच्छा मतलब अच्छा माल बनता है और क्वालिटी भी अच्छी निकलती है, जिसका भाव भी अच्छा मिलता है। तो हम आपको हमारे जो किसान मित्र ने जो लहसुन लगा रखी है, हम अपने इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि जो जो दूरी मेंटेन कर रखी है वो काफ़ी अच्छी कर रखी है। आइए हम इस वीडियो के जरिए हम बता रहे हैं सबसे पहले आपको कि हमारे किसान मित्र ने जो लगा रखे जो पौधे उनमें देख सकते हो आप, जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया है कि जो दूरी मेंटेन कर रहे हो हर दूरी जैसे आप देख सकते हो 5 इंच की है। तो जैसे कि जो दूरी 5 इंच भी है, कहीं 6 इंच भी है, लेबर है, कोई मशीन नहीं है जो ऐसे डाल सकते हो कि जगह जगह पे व्यवस्थित, ये लेबर है। लेबर में क्या है कि हर लेबर को समझाना मतलब मुश्किल होता है कि आप ऐसे डालो ऐसे डालो,
वो क्या है कि यहाँ पर तो इंची टेप लगाकर हम बैठे नहीं है जो हर पौधे को हम लगभग बराबरी 5 सेंटीमीटर पे लगा दे। तो हमारे किसान मित्र ने जो लगभग इस पूरे खेत में लगभग 5 से 6 इंच में जो पौधे लगा, ये लहसुन के जो कुली लगा रखी है वो काफ़ी अच्छी लगा रखी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे, उनसे और कुछ जानकारी लेंगे। तो हमने जो बुआई का है वो तरीका भी बताया आपको। अब हम जिस दिन बुआई हुई थी, जो हमारे किसान मित्र ने जो कुली लगाई है, सर आप हमें बता सकते हो कि वो कुली किस दिन लगाई आपने? जी, इस साल हमने ये 12 सितंबर को इस लहसुन की बुआई की थी। तो 12 सितंबर सबसे ज़ोरदार, आप देख सकते हो कितना ज़ोरदार प्लांट है। 12 सितंबर का प्लांट है ये, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले चुका है और ज़्यादा उत्पादन देने की हम सोच सकते हैं, क्योंकि ज़ोरदार दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बीज इसमें लगा दिया, उसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसान के लिए कि सिंचाई। तो सर आप हमें बताइए कि सिंचाई किस तरीके से करते हो आप इसमें? सिंचाई के लिए इसमें फुहारे लगा रखे हैं, मिनी स्प्रिंकलर, क्योंकि बेड है इसमें, हम वैसे तो पानी चला नहीं सकते, तो जो इसमें शुरू से लास्ट तक सिंचाई होगी वो सब फुहारे के माध्यम से होगी। हमने मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। तो जैसे आपने ये मिनी स्प्रिंकलर लगाए, तो ये आपने जो बुआई से पहले लगाए कि या बुआई करके लगाए? हाँ, लगभग बुआई कर दी, उसके एक दिन बाद मिनी स्प्रिंकलर डाल के उसके अगले दिन से इसमें पानी देना चालू कर दिया था। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे कि ये पानी दिया आपने, तो रेगुलर इसको कितने दिन में आप इसको पिलाते हो? क्या सिस्टम रहता है आपका पिलाने का, इसका सिंचाई का? शुरू में मतलब लगभग ये लहसुन उगने में 25 दिन या 30 दिन का समय लेती है। लगभग मतलब पूरी लहसुन उगने में 25 से 30 दिन का समय लगता है, क्योंकि इसमें अंकुरण धीरे होता है, गीला होता है। तो 15 दिन के बाद ये दिखना शुरू हो जाती है, और 30 दिन के मतलब 15 दिन के भीतर ये बाकी सारी लहसुन उग जाती है। तो शुरू में इनको एक दिन छोड़ के एक दिन फुहारे चलाना पड़ता है। थोड़ा टाइम चलाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का ही पानी देते हैं, पर रेगुलर एक दिन छोड़ के एक दिन चलाते हैं, ताकि नमी बनी रहे और उससे अपना बीज अच्छे से अंकुरित हो जाए। क्योंकि बेड पे पानी मतलब जल्दी सोख लेता है बेड, और नमी जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसलिए इस पे रेगुलर फुहारे चलाने पड़ते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेट करके फुहारे चलाते हैं। और उगने के बाद फिर अपने हिसाब से देख लेते हैं कि इसको पानी की जब ज़रूरत लगती है तब चला देते हैं, 8 दिन 10 दिन के भीतर। और अब इस स्थिति पे आ गई है, तो अब इसको ना कम पानी की ज़रूरत है। पौधे अच्छे बन गए, ग्रोथ अच्छी हो गई। अगर इनको ज़्यादा पानी देंगे फिर ये फूटने लग जाएंगे गोड़। तो अब इनको लंबे समय अंतराल के अंदर पानी देंगे हम। तो हमारे जो किसान मित्र है, इन्होंने सिंचाई के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगर जो किसान मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करता है, तो जो हमारे किसान मित्र ने बताया कि इस तरीके से आपको मिनी स्प्रिंकलर को चलाना होगा, जिससे क्या है कि जैसे ये पौधा ज़्यादा पानी का भी नहीं है और कम पानी का भी नहीं है, इसको लेवल जो बेड है, बेड पे क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि नमी, इस पौधे को नमी की ज़रूरत होती है, और वो नमी के लिए मिनी स्प्रिंकलर लगाए हुए है। और लगभग हमारे किसान मित्र ने बताया कि जैसे कि हर 1 या 2 दिन बाद, ये इसमें ज़्यादा नहीं, लगभग 2 घंटे 3 घंटे इसमें नमी के लिए मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं। तो इसमें और ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो नहीं होती है इस खेती में? इसमें शुरू में पानी की ज़रूरत होती है, पर उस टाइम पे तो बरसात का समय रहता है, सबके पास पानी रहता ही है। और बाद में तो ये जनवरी फरवरी फर्स्ट में निकल जाएगी, तो वैसे इतनी पानी की कोई समस्या नहीं है इसमें। अभी तो अब 15-15 दिन के अंतराल में फुहारे चलाएंगे हम। तो जैसे हमारी किसान मित्र ने बताया कि जो फसल है वो कंप्लीट सिंचाई हो जाएगी, उसके बाद इसकी स्टेप आ जाती है, उगने के बाद ये कंप्लीट पूरी निकल जाती है। तो जैसे कि हमारे किसान मित्र बताइए आपकी, जैसे कि आपकी जो लहसुन है लगभग 25 दिन की हो जाती है, उसके बाद जो इसमें खरपतवार होता है, तो वो खरपतवार आप किस तरह से मेंटेन करते हो? जैसे दवाई से करते हो या लेबल लगा के इसको साफ कराते हो खेत को, कि क्या सिस्टम रहता है आपका? हम खरपतवार के लिए वैसे दवाई का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि दवाई से खेत धीरे धीरे अगर हम रेगुलर उपयोग करेंगे तो ज़मीन बंजर बन जाएगी दवाई से। इसलिए हम कम मात्रा में लहसुन लगाते हैं और जो लेबल लगा के ही खेत को साफ करवाते हैं। तो जैसे कि हमारे किसान मित्र ने बताया कि वास्तव में आज दवाई, जो खरपतवार की दवाई हम स्प्रे करते हैं, उससे क्या है कि वास्तव में बंजर भूमि हो रही है हमारी, जिससे क्या है कि अभी तो हम पैदावारी ले रहे हैं, लेकिन जो समय निकलेगा
हमारी जो पैदावारी है खेत से वो काफ़ी कम होती जा रही है। तो हमारे किसान मित्र ने बताया कि जैसे इसमें लेबर लगाकर पूरे खेत को साफ कराते हैं, उसके बाद अगर आप जो सफाई कराते हो खेत की, उसके बाद भी आप इसमें कोई खाद भी डालते हो कि उसमें बिल्कुल इसको ये करते हो, क्या कैसे सिस्टम रहता है आपका उस इसमें समय? हम जब लगभग उगने के बाद तीसरा या चौथा पानी देते हैं और खरपतवार के लिए जो लेबर लगाते हैं उनसे बोलते हैं, तो हम वो ज़मीन को थोड़ी थोड़ी खोद देते हैं। बारिश से पहले हम जो गोबर का खाद होता है उसको खेत के एक कोने पे लाके डाल देते हैं। उसके बाद उसमें सिंगल सुपर फास्फेट का कट्टा डाल देते हैं। बारिश में पानी गिरता है तो अच्छे से सड़ जाता है। उस खाद को हम छलनी से छान के निकाल लेते हैं और उसमें हम माइक्रोराइज़र आता है जो टाटा रेली गोल्ड वगैरह है, उसको मिला के और इसमें डालते हैं। उसके बाद से इसकी वापस सिंचाई करते हैं। तो आप हमें जैसे ये बताइए कि उसमें जैसे कि आप कितना जो गोबर है वो कितनी क्वांटिटी में डालते हो, आपके जितना जैसे कितनी जगह होगी ये लगभग 1 बीघे के समथिंग की लहसुन है। इसमें हमने 3 कट्टे वो जो छान के निकाल लिए थे, 3 कट्टा गोबर था वो इसमें डाला और साथ में 5 किलो माइक्रोराइज़र डाला था इसमें। अच्छा अच्छा। तो हमारे जो किसान मित्र ने बताया है कि जैसे 3 कट्टे गोबर के और रेली गोल्ड के जो आती है हमारे 5 किलो वो ले आता और वो पूरा मिलाकर अच्छा सा और उसके बाद इन्होंने खेत में डाला। अब हमें बताइए कि जैसे कि वो डालने के बाद जो सिंचाई है, आप जिस तरह से सिंचाई कर रहे थे उसी तरह से करते हो या इसको फिर ज़्यादा पानी देते हो कि क्या होता है इसमें? नहीं, उसके बाद हम वैसे फुहारे से ही सिंचाई करते हैं, पर वो थोड़े लंबे टाइम से चला देते हैं। तो जैसे ही आप जो हमारे जो कट्टे हैं गोबर के वो डालोगे और उसमें हमारे रेडी गोल्ड डालोगे, उसके बाद आपको थोड़ी ज़्यादा सिंचाई करनी होगी। अब हम आ जाते जैसे आपने सिंचाई की, जैसे कि इसमें उस समय आपको जो दवाई स्प्रे की हम बात करेंगे, तो जो कंडीशन आ जाती है उस समय आपको जो दवाई स्प्रे की ज़रूरत होती है इन पौधों को कि क्या? नहीं, वो तो मौसम के ऊपर आधारित है। अगर ज़्यादा गर्मी गिरती है तो फिर इसमें ज़रूरत लगती है दवाई की। तो हमने वैसे इस बार मौसम ठीक ठाक रहा तो हमने एक ही बार इसमें दवाई का स्प्रे किया है। उसमें हमने फंगीसाइड दवाई ली थी। तो ज़्यादा स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं होती है किसान मित्रों ऊटी की लहसुन में। और हम सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं कि जैसे कि ऊटी की लहसुन है, इसको जो आप अगर निंदाई खुदाई कराते हो उस समय आप लेबर से क्या क्या सावधानी रखने की बोलते हो कि इसको किस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, क्या बोलते हो उनसे? वैसे इसमें ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मतलब बेड निकाल के ही लगाते हैं। तो बेड के बीच में जो है दूरी गैप बनी हुई है जिसमें आराम से वो बेड के काम कर सकता है। उसको मतलब बेड के ऊपर चलने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, इसीलिए जगह रहती है। तो अपने खेत के मतलब अंदर पेड़ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बेड के ऊपर। ये बीच में जो दूरी गैप है ना, इसमें बेड के आराम से काम भी कर देते हैं और दवाई वगैरह छिड़कते हैं तो भी इसमें आसानी से चला जा सकता है और इससे हवा भी मिलती है लहसुन को। तो हमारे किसान मित्र ने बताया कि जैसे कि इसमें सावधानी तो जैसे रखनी होगी, क्योंकि अगर लहसुन के ऊपर अगर हम पेड़ लगा देंगे तो वो लहसुन ख़राब हो जाती है क्या? वो लहसुन के ऊपर जब पेड़ लग जाता है ना तो वो फूट जाती है, वहीं से फूट जाती है और उसकी कलियां सही नहीं बनती है, फिर वो खुली खुली कलियां बनती है। तो मेरे किसान मित्रों, आपको सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप लेबर खेत में लगाते हो तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारे पौधे हैं लहसुन के, उनके ऊपर पेड़ ना लगे। इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, जिससे क्या है कि पेड़ लगने पर वहाँ से वो पौधा ख़त्म हो जाएगा। जो उसका जो गांठ बनती है वो बिल्कुल सही नहीं बनेगी और बिल्कुल उसमें कुलियाँ खुल जाएगी। अब हम बात करेंगे जैसे कि हमारा जो पौधा है आज की कंडीशन पे आ जाता है, जो हमने देख रहे हैं हम जो प्लांट उस कंडीशन पे आ जाता है। जो लहसुन आपकी हमारी जो ये इस कंडीशन पे आ जाती है आपकी, तो उस समय आप इस लहसुन पे जैसे कि थ्रिप्स आते हैं तो उसके लिए आप कौन सी दवाई स्प्रे करते हो और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है हमें, यह हमें बताइए। वैसे तो मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, ये थ्रिप्स के लिए मान लो आप एक तरह से रामबाण। हम वैसे मिनी स्प्रिंकलर चलाते हैं तो इनके पोटों में पानी भर जाता है, जिससे इसमें थ्रिप्स इतना अटैक नहीं करते हैं। पर फिर भी हम अपने अच्छा उत्पादन लेने के लिए का 1 या 2 स्प्रे करते हैं, जैसा कि अपने को लगता है कि हाँ थ्रिप्स आ रही है
तो हम स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे जो करते हैं हम वैसे नॉर्मल स्प्रे ही करते हैं, प्रोपेनोसाइफर का कर देते हैं, और साथ में एक फंगीसाइड अगर लगता है कि हाँ काली मस्सी वगैरह की शिकायत लग रही है तो उसमें टाटा मास्टर वगैरह डाल देते हैं। तो जैसे हमारे किसान मित्र ने बताया कि इसमें ज़्यादा भारी जो दवाई है उसका स्प्रे नहीं होता है, इसमें हल्का स्प्रे करना पड़ता है। और हमारे जो किसान मित्र ने बताया, युवा किसान मित्र है, इनकी जो सोच है काफ़ी अच्छी है कि इसमें जो ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप स्प्रे करो। अगर आपके थिप्स दिखे तो आप स्प्रे करो। और थिप्स के लिए इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि जैसे मिनी स्प्रिंकलर लगा दिए, जिससे क्या है कि थिप्स आते नहीं हैं। और उसके बाद जो हमारे किसान मित्र बता रहे हैं कि जैसे इनमें काली मस्सी, सफ़ेद मस्सी अगर दिखे आपको तभी स्प्रे करना, उसके अलावा आप स्प्रे नहीं कर सकते हो इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा स्प्रे करोगे तो जैसे कोई भी दवाई हो उसका साइड इफ़ेक्ट बनता है। तो हमारे जो किसान मित्र ने जो कहना है कि वास्तव में इस पर कम स्प्रे करो, और अगर आपको थिप्स दिखे तभी स्प्रे करो। अब हमें बताइए कि जैसे कि आपकी जो कंडीशन आ जाती है, इसमें जो हमारे गठान होती है वो बढ़ने की कंडीशन आपके जो खेत में है वो दिख रही है। अब हमें बताइए कि जैसे ये गठान ऑटोमेटिक हो जाती है या आप उसके लिए कुछ करते हो या और भी कुछ खाद भी डालते हो, क्या सिस्टम रहता है इसका पूरा? लहसुन 9 से 11 पत्ती के लगभग होने लग गई है इस टाइम पे। अब हम इसमें डार्मिन का स्प्रे करेंगे ताकि इससे इन जो पौधे हैं इनमें फूटने की समस्या नहीं होगी और अच्छे से गांठ बनेगी। इसके लिए हम हर साल डार्मिन का स्प्रे करते हैं इसमें। तो जो हमारे किसान मित्र ने बताया कि जो डार्मिन जो हमारे जो लहसुन पे कम से कम 9 से 10 पत्ती की हो जाती है, उसके बाद उसका एक स्प्रे होता है जो डार्मिन का स्प्रे करो, और आपकी जो गठान है वो बढ़ाने में भी आपका जो डार्मिन है वो काम करेगा। अब आप हमें बताइए कि जैसे इस स्टेप पे आप और भी कोई खाद वाद डालते हो या आपका जो कंद होता है और भी जो ठोस है मजबूत बनाने के लिए क्या करते हो आप, जो हर साल आपके जो मंडी में काफ़ी हाईएस्ट भाव में आपका जो माल बिकता है वो क्या कारण है, उसका हमें कुछ राज बताइए कि आप जो मंडी ले जाते हो आपकी जो लहसुन है सभी के किसानों के जो ढेर होते हैं उनसे भी काफ़ी हाईएस्ट ढेर आपका बिकता है, तो क्या कारण है उनका, उसमें क्या देते हो आप वो हमें बताइए। इसमें हम जैसे अभी डार्मिन का स्प्रे करेंगे, साथ ही अब इसमें हम 1 कट्टा पोटाश का डालेंगे, जिससे अपना जो लहसुन की गांठ है अच्छी बनेगी, मजबूत बनेगी और अच्छी पॉलिश वाली बनेगी, पर्दा फिनिशिंग अच्छा रहेगा, जिसके लिए हम पोटाश उपयोग में लेते हैं। और साथ में एक मूविक करके प्रोडक्ट आता है वो भी उसमें मिला के डालते हैं। तो हमारे जो किसान मित्र ने बताया कि एक पोटाश, तो एक पोटाश का बैग पूरा लेते हो कि? हाँ, लगभग थोड़ा उसमें एक बैग में तो लगभग 1.5 से 2 बीघे जगह आ जाती है, 1 बीघा है तो उस हिसाब से जितना लगता है उतना डाल देते हैं। वो ज़्यादा भी उपयोग नहीं करते हैं, मतलब जितना लगता है उतना ही डालते हैं। तो हमारे जो कंद है उसको बढ़ाने के लिए पोटाश और एक मूविक जो आता है प्रोडक्ट, उसको भी आप खेत में यूज़ ले सकते हो, और जो हमारे युवा किसान मित्र ने बताया है उस तरीके से आप डाल सकते हो। तो ये जो खाद है ये भी आपके जो 9 से 10 पत्ती लहसुन हो जाती है उसी समय डालते हो या थोड़े समय के बाद डालते हो कि क्या सिस्टम हाँ, रहता है इसका? लगभग एंडिंग से कुछ टाइम पहले ही डालते हैं। तो उस समय जैसे कि सिंचाई आप कर रहे हो तो वो सिंचाई भी आपकी रेगुलर ही रहती है कि उसमें आप सिंचाई को छोड़ते हो कि नहीं क्या नहीं, सिस्टम रहता है आपका? नहीं, सिंचाई तो पोटाश डालते हैं उसके बाद भी चलती रहती है। जब कंद अच्छे से बन जाता है, अपने को लग जाता है कि अब पकने लगे, उसके बाद हम सिंचाई बंद करते हैं। अगर फिर भी अगर सिंचाई करते हैं तो फिर वो क्या है, पर्दा खराब हो जाता है, इसलिए लग जाती है कि हाँ पकने लगे, ये लहसुन अच्छे से कंद बन गया है, तो उसके बाद हम सिंचाई बंद कर देते हैं इसकी। तो हमारे जो किसान मित्र ने बताया कि जैसे हमारे जो कंद पकने की कंडीशन में आ जाता है और उसके बाद अगर हम सिंचाई करेंगे खेत में तो हमारा जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाएगी और जो पर्दा है वो ख़राब हो जाएगा। उससे क्या है कि सिंचाई उसके बाद करनी नहीं पड़ती है और थोड़ी बहुत खेत के ऊपर कंडीशन भी आपको देखनी होगी। तो हमारे किसान मित्र हमें बताइए कि जिस समय आपका जो माल पकता है तो उस समय आप हमें क्या पता चलता है कि ये माल पक गया है और इसमें किस तरह से आप निकालते हो माल को? वैसे अपन वो जब ना माल पक जाता है तब अपन उस पौधे को देखते हैं ना, तो वो लूज होने लग जाता है, वो जो उसका तना रहता है ना वो लूज पड़ जाता है। तो कहाँ से लूज होता है हमें थोड़ा बताइए, अनुभव देंगे जैसे कि? वो तना है ना,
तना इस जगह से लूज पड़ने लग जाता है, ऐसे दबने लग जाता है और ये मुड़ने लग जाता है, वो जब अच्छी तरह से पक जाता है तब। हमारे किसान मित्र ने बताया है कि जो पकने लग जाती है हमारी जो लहसुन, वो किस कंडीशन पे आ जाती है। तो हमें ये बताइए कि जैसे सारी लहसुन एक साथ आ जाती है कि इनको स्टेप बाय स्टेप निकालनी पड़ती है, कि किस तरह से इनको निकालने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। सारी लहसुन एक साथ नहीं आती है क्योंकि ये आगे पीछे उगती है, तो ये निकलती भी आगे पीछे ही है। अपने को क्या है, इसमें जैसे जैसे जो जो पौधे पक जाते हैं उनको हम निकालते रहते हैं और साथ साथ में कटिंग करके मंडी पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें जितना जल्दी आप इनको निकाल के मंडी में बेचोगे, लगभग मतलब जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे भाव गिरने लग जाता है। जैसे जैसे लेट होते जाते हैं वैसे वैसे हर साल हम देख रहे हैं कि भाव कम पड़ जाता है। तो हम क्या है, शुरू में जो जो पौधे आ जाते हैं उनको निकाल के और जल्दी मंडी पहुंचा देते हैं ताकि अपने को अच्छा भाव मिल सके। तो हमारे किसान मित्र ने बताया कि आप देख सकते हो कि जैसे कि लहसुन होती है, ये पूरी जो प्लांट है ये एक साथ बिल्कुल नहीं आता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप भी हमें निकालनी पड़ती है और लेबल लगाकर हमें इसको ढूंढना पड़ता है कि कौन सी पकी हुई है, कौन सी कच्ची है। इस तरह से हमें पूरे प्लांट में घूमकर और उस माल को निकालते हैं। अब हमें बताइए कि जैसे कि आप कटिंग करते हो, तो कटिंग में भी आप कुछ सावधानियां रखते हो कि क्या है इसका। कटिंग में तो वैसे कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं, जो नॉर्मल लहसुन कटिंग करते हैं वैसे करते हैं, पर इसमें डंडी ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं, उसको थोड़ा पास से कटिंग करवाते हैं। बाकी जो दूसरी लहसुन होती है अपन उसमें ज़्यादा लंबी डंडियाँ रखते हैं, पर इसमें वो उस टाइम पे तना हल्का फुल्का हरा रहता है या थोड़ी गीली रहते हैं ना, इसलिए इसकी इसकी कटिंग पास से करवाते हैं। तो हमारे जो युवा किसान मित्र है, इन्होंने जो बताया है कि लहसुन की लास्ट स्टेप पर हम आज आ गए थे, और लास्ट स्टेप पर जैसे लहसुन कटिंग होती है, और उस कटिंग में सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि वो है ना पास से कटे, जिससे क्या है कि मंडी में अच्छे भाव ले सके। और उसके बाद अगर आप मंडी में ले जाते हो तो उसमें कुछ अलग से कुछ करते हो, या छटनी करते हो, या कैसे, क्या सुखाने का भी क्या समय रहता है आपका, जैसे माल जैसे निकाल लेते हो, जैसे कटिंग की तो आपने बता दी, तो माल को सुखाते भी हो कि कैसे क्या सिस्टम रहता है। हम इसको उखाड़ के और 1 या 2 दिन इसको पड़ी रहने देते हैं, ताकि जो ये डंकल है ना, इनके अंदर से जो है ना अच्छे से कश उसमें उतर जाए, और 2 या 3 दिन तक इसको रखते हैं। उसके बाद कटिंग करवा के साथ साथ मंडी पहुंचा देते हैं, ताकि उससे तना भी अच्छा सूख जाता है और थोड़ा मतलब यूँ जो है ना वो भी सूखा सूखा हो जाता है। तो हमारे जो युवा किसान मित्र है, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अब हम लास्ट स्टेप में हमें ये जानकारी लेनी है कि जो लहसुन है ऊँटी की। बीच बीच हमारे किसान मित्र से एक बात और हमारे बीच रह गई थी, जो हमें याद आई कि जो आप उत्पादन लेते हो, तो 1 बीघे से आप कितनी क्वांटिटी में जो उत्पादन लेते हो, वो हमें बताइए कि आप कितना उत्पादन ले सकते हो। लगभग हम इसमें 1 बीघे में 24 क्विंटल के लगभग उत्पादन लेते हैं। तो ये जो बात है, किसान मित्र, हमारे युवा किसान मित्र ने बताया कि 1 बीघे से लगभग 24 कुंटल माल ये निकालते हैं। तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन है इनका, और काफ़ी अच्छा उत्पादन के साथ काफ़ी अच्छा मुनाफा भी है। तो जो मैंने बताया कि कई किसान लॉस में जाते हैं, तो वो क्या है कि इतना उत्पादन ले नहीं सकते और ज़्यादा महंगा बीज लाके लगा देते। ये आमतौर पे कौन सी मंडी में ले जाना सबसे बेस्ट रहता है। वैसे लहसुन यहाँ पिपलिया मंडी में भी बिकती है, मंदसौर में भी बिकती है, और दलोदा में भी बिकती है, और झीरन में भी बिकती है। पर लगभग अच्छे भाव हमको मंदसौर या पिपलिया ले जाते तो अच्छे भाव मिल जाते हैं। दलोदा में भी अच्छे भाव मिलते हैं, पर दलोदा मंडी यहाँ से दूर पड़ती है, और तो हमारे पास में मंडी लगती है पिपलिया मंडी, तो यहीं ले जाते हैं इसको। तो सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि बेचने के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, और पास में कम से कम 35 किलोमीटर के दायरे में सभी मंडियां हैं, तो यहाँ पर इस माल को बेचा जाता है। तो जो हमारे युवा किसान मित्र है, इन्होंने जो जानकारी दी है, इस जानकारी से सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि इनके जो मार्गदर्शन पर चलकर खेती करिए और अच्छा उत्पादन ले, क्योंकि आज की जो कंडीशन है, मैं बता सकता हूँ कि आज की कंडीशन इस तरह से है, क्योंकि ऊटी की लहसुन कई किसानों को आबाद भी कर देती है और बर्बाद भी कर देती है। इसका रीज़न मैं बताऊँगा, क्योंकि ऊटी लहसुन जो बीज है वो काफ़ी महंगा आता है, और महंगा आने के बाद क्या है कि कई किसान टेक्नोलॉजी से खेती नहीं करते और डायरेक्ट खेती
बिना सूझबूझ के कर देते, जिससे क्या है कि जो उत्पादन है उनको उतना मिलता नहीं है और वो लॉस में चले जाते हैं। उनके जो बीज के पैसे वो भी नहीं आते। तो सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि जो हमारे युवा किसान है, क्योंकि युवा किसान युवा सोच होती है और युवा सोच आज नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती करती है। तो हमारे जो युवा किसान है इन्होंने जो बताया है उस टेक्नोलॉजी से आप खेती करो और ऊँटी की जो खेती है वो एक अच्छे पैमाने पे ले जाओ और अच्छा उत्पादन लो। जैसे कि हमारे युवा किसान मित्र ने बताया कि ऊँटी की पूरी जानकारी दी कि किस तरह से आप खेती करो और अच्छा उत्पादन लो। उसी तरीके से मैं भी एक किसान हूँ और मैं मेरे खेत पर आया हूँ फिर, और उसी में आपको मैं बताऊँगा कि देसी लहसुन की जो खेती है वो भी किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ऊँटी लहसुन की आप सभी को जानकारी मिल चुकी है। अब हम देसी लहसुन की बात करेंगे कि देसी लहसुन किस तरीके से आपको खेती करनी होती है और इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जैसे कि देसी लहसुन में भी मैंने पिछली बार एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप सभी किसान मित्रों को बताया था कि आपको किस तरीके से खेती करनी है। लेकिन आज फिर से जो कंडीशन है हमारे लहसुन की बहुत अच्छी है आज, और फिर से मैं ये एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और कौन कौन से खाद बीज देने चाहिए एक बार और मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम वीडियो के साथ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन वैरायटी की बात करेंगे तो लहसुन की वैरायटी हर किसान अपने खेत के हिसाब से लगाता है। लहसुन में आज की इतनी वैरायटी आ गई है कि हम बात करें तो मतलब जो वैरायटी है वो भी भूल जाएंगे। जैसे कि हम छोटी मोटी वैरायटी बताएंगे, जैसे कि देसी लहसुन में जैसे हम महादेव है, विदेशिया है, G5 है, G2 है, रियामन है, ऐसी काफ़ी वैरायटियाँ हैं लहसुन में जो किसान लगाता है। लेकिन सभी किसान तो जैसे लगाकर अगर छोड़ना ये भी खेती नहीं है, जैसे लगाकर मेहनत हर किसान को करना पड़ता है खेती में। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे खेती की कि आपको लहसुन में क्या क्या ध्यान रखना है। लहसुन में सबसे पहले हम बात करेंगे हकाई जोताई में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि खेत आपका अच्छा सूख जाए तभी आप लहसुन की बुआई करना, क्योंकि अगर गीले खेत में आप बुआई करोगे तो आपके जो लहसुन की कलियां हैं वो डैमेज जाएगी। अब हम बात करेंगे जैसे कि अच्छा खेत सूख गया हमारा, कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो भी आपको पसंद आए वो बीज लगा सकते हैं। क्योंकि किसान लहसुन में ऐसा है कि हम पैदावारी की बात करेंगे तो जितनी मेहनत करोगे उतना उत्पादन ले सकोगे लहसुन में, और जितनी आपके खेत में भर्ती होगी लहसुन की उतना उत्पादन मिलेगा। तो जैसे कि आपके हिसाब से जो बीज है वो तो आप ले सकते हो। और विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम बीज लेंगे, अब हम बुआई का समय आ चुका है हमारे, जैसे बुआई करते हैं तो बुआई करने का जो समय रहता है उस समय आपको क्या करना होगा कि जो आपका बीज है, जो कली है, उसको आपको सबसे पहले जेलोरा जो दवाई आती है उससे आपको बीज उपचार करके फिर हम बुआई करेंगे। तो हमारे जैसे बीज उपचार कर लिया हमने जेलोरा से, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं खेत पर बुआई के लिए। तो बुआई के समय आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आज की जो कंडीशन है किसान क्या है कि कम खर्च करना चाहता है, अच्छा मुनाफा पाना चाहता है। तो उसके लिए सभी किसान मित्र क्या है कि मशीन से बुआई कर रहे हैं। आज की कंडीशन यही है कि मशीन से हर किसान बुआई करता है। आज की कंडीशन में लेबर कोई किसान लगाता नहीं है, इक्के दुक्के किसान होंगे जो लेबर से बुआई कराता है और चौपाता है खेत में। तो हम जैसे कि मशीन से अगर बुआई कराते हैं तो उसके लिए मैं विशेष बात को बोलना चाहता हूं कि सभी किसान ध्यान दें इस बात को। जिसने अगर कभी भी मशीन से बुआई नहीं की तो वो भी ध्यान रखे कि किस तरह से मशीन से बुआई करनी होगी। तो विशेष तौर पे आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी किसान मित्रों। सबसे पहली बात तो जैसे अगर मशीन चले, मशीन में आपको सबसे पहले बात ध्यान रखनी होगी कि पीछे अगर आप खड़े हो तो आपकी जो लहसुन गिर रही हो वो ज़्यादा क्वांटिटी में गिरनी चाहिए। मशीन में ऐसा लगता है सभी किसानों को कि ज़्यादा गिर रही, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो पास में गिरेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ज़्यादा गिर रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पास में गिरेगी तो आप समझ लेना कि लगभग वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक उगेगी, अनुमान में लगनी चाहिए। ज़्यादा अगर आप दूर भी लगाओगे तो वो मतलब नहीं आएगा, खेत खाली रहेगा, उत्पादन कम मिलेगा। तो सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर आपकी मशीन के पीछे अगर आप चल रहे हो
तो आपका जो पीछे का जो माल गिरता है, आपकी कुली गिरती है, वो पास में गिरनी चाहिए। ये बात हो गई। उसके बाद अगर आपका जो साधन कोई चला रहा है, मशीन चला रहा है, तो विशेष तौर पे आप ज़्यादा गहरी यानी ज़्यादा ऊंडा उसको डालने का नहीं है। उसके बाद क्या है कि अगर आप ज़्यादा गहरा उसको डालोगे बीज को, तो एक तो वो उगने में भी परेशानी आएगी। उसके बाद जब हम उस जो माल पक जाता है, उसके बाद हम उसको निकालते हैं, उस समय वो ज़्यादा टूटती है। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं, जैसे हम बुआई कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बेसल डोज की बात करेंगे खेत में, कि खेत में क्या डालना है। तो बेसल डोज में हम पहले बता चुका हूँ कि आपको बेसल डोज में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और 2 कट्टे सुपर फास्फेट के लेने हैं, और पूरे 1 बीघे के डोज बता रहा हूँ मैं, 2 कट्टे सुपर फास्फेट के लेकर पूरे खेत में डालने हैं। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी किसान मित्र, जैसे कि देसी खाद तो सबसे उपयोगी खाद ही होता है, और क्योंकि देसी खाद अगर आप सबसे पहले डालते हो तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या है कि आज की कंडीशन में ये है कि जैसे देसी खाद हर किसान के पास उपलब्ध नहीं होता है, तो वो एक बात का और ध्यान रख सकता है। जैसे देसी खाद नहीं है हमारे पास, 1 ट्राली देसी खाद है, हमारे 3 बीघे की लहसुन लगा रखी है, अब क्या करें, 3 बीघे में हम डाल नहीं सकते। तो उस किसान के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि उसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि उसको क्या करना होगा। जैसे हम गर्मी में हम खाद डालते, रोड़ी करते, हम खेत के बीच में भी करते, कोई आसपास जिधर भी इच्छा होती है किसान जो कर देता है, वो खाद क्या है हम डायरेक्ट खेत में डाल देते। उस खाद को ऐसे नहीं करना। जैसे हम गर्मी में रोड़ी करते, उस पर क्या है हमें सबसे पहले ध्यान रखना है 2 कट्टे सुपर फास्फेट के, जितनी बड़ी रोड़ी हो उतनी क्वांटिटी में आप उसके ऊपर सुपर फास्फेट के जो कट्टे हैं वो डाल सकते हो। उसके बाद क्या है कि जिससे बारिश होगी और वो अच्छा खाद बिल्कुल सड़ जाएगा। उसके बाद आपको क्या है करना है कि किसान मित्रों, जैसे आप टाँटी लगाकर उसको अच्छा सा चाल लो, यानी छन्नी से उसको छान लो या चाल लो, कुछ भी कर सकते हो, उसको अच्छा साफ कर लो। वो क्या है कि आपके जैसे खेत में डालने जैसा हो जाएगा। तो वो क्या है कि आप जैसे अपने जो क्यारी होती है, उस क्यारिया में आप उसको आप लगभग 3 कट्टे 1 बीघे में डाल दो, ज़्यादा नहीं, 3 कट्टे 1 बीघे में डाल दो। आपका जो देसी खाद का है वो काम भरपूर हो जाएगा। और जिसके पास ज़्यादा खाद है वो तो डाल ही सकता है। ये सबसे उपयोगी तो जैसे देसी खाद ही रहता है लहसुन में। अगर देसी खाद नहीं है तो उसके लिए मैं जो बेसल डोज से लगाकर लास्ट ईयर का डोज बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम बात करेंगे सुपर फास्फेट का, हमने बेसल डोज में डाल दिया, और जिसके पास देसी खाद था वो देसी खाद भी डाल दिया। अब हम बात करेंगे जैसे कि हमारा जो सिंचाई, हमने बुआई कर ली, कंप्लीट हो गया हमारा खेत। उसके बाद हम सिंचाई, तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जैसे मिनी स्प्रिंकलर सेट करने होंगे आपके जो खेत पर। तो एक और बात की मैं विशेष तौर पे ध्यान देना चाहता हूँ कि किसान मित्रों को, कि जैसे हम बुआई करते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके आप खेत को पिलाने की सोचना। क्योंकि आपका जो स्टेप है, जैसे कि आज हमने बुआई कर ली खेत में, हम 1 दिन नहीं पिलाएंगे तो आपकी उसमें लगभग 1% कुली खत्म। 2 दिन नहीं पिलाया तो जैसे जैसे दिन निकलेंगे आपके परसेंट बढ़ते जाएंगे, कुली खत्म होगी, जो आपके जो बीज उगना चाहिए खेत में वो भी नहीं उगेगा और कम उगेगा। जितने आपने जो खेत में डाली उतनी मात्रा में आपका बीज नहीं उगेगा। तो विशेष तौर पे सभी किसान मित्रों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको सिंचाई करनी होगी। तो ये बात होगी हमारी सिंचाई की। अब सिंचाई में हमने क्या किया कि मिनी स्प्रिंकलर लगा लिए। तो क्या कई किसान क्या है कि मिनी स्प्रिंकलर फर्स्ट से भी चलाते, लेकिन ऐसा नहीं। क्या है कि किसान फर्स्ट में लगाकर मिनी स्प्रिंकलर चालू कर दिए, ऐसा नहीं। क्या करना होगा आपको सिंचाई के हिसाब से कि जैसे ही मिनी स्प्रिंकलर लगा लिए, कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको डायरेक्ट पहले जो क्यारिया होती है उसमें पानी रखना होगा। फर्स्ट सिंचाई आपको क्यारिया से करनी होगी, पूरा खेत एक बार गीला हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि लगभग 6 से 7 दिन के बाद आपको मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करना होगा। मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करो तो उसको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा आपको कि लगभग हमारे जो मिनी स्प्रिंकलर है कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे, ज़्यादा प्रेशर है तो 2 घंटे, कम प्रेशर है, लो प्रेशर है आपका तो 3 घंटे आप मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करोगे तो आपकी जो नमी है वो बनी रहेगी। आपके जो अंकुरन होगा जो कलियों का, तो वो क्या है कि अच्छा होगा और सभी लहसुन धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। तो आपको कि जैसे बाहर आने लगी लहसुन, उसमें क्या है कि आपको
4 से 5 दिन का अंतराल लेकर इस मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करके हल्का हल्का नमी बनाए रखनी होगी। उससे क्या है कि आसानी होगी आपके जो बाहर आने में। अब मैं आप सभी किसान मित्रों को बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने जो मशीन से बुआई की थी उस समय मैंने जैसे पास में चलाई थी कुलिया पीछे ध्यान रखकर, तो वो वीडियो बताना चाहता हूं कि आपकी जो लहसुन है वो कैसी उगेगी वो बताना चाहता हूं। मैंने ज़्यादा पास में डाली थी पीछे से, तो पहले मैं एक वीडियो बता रहा हूँ कि आपकी जो डिस्टेंस है ज़्यादा दूरी नहीं रहेगी, काफ़ी पास में रहेगी। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हमने बुआई कराई थी पास में, तो जैसे आपकी जो लहसुन है ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दूर होगी तो उत्पादन कम मिलेगा आपको। क्या है कि खेत में जो बढ़ती है वो होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि हमारी ये लहसुन है, ये हमारे 3, उसके बाद आप देख सकते हो सभी लहसुन किस तरह से खड़ी हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो लहसुन है वो इस तरीके से उगेगी। अब हम बात करेंगे जैसे कि लहसुन उग गई हमारे, और उसके बाद लगभग लहसुन कम से कम मान लो 25 से 30 दिन की हो गई। हमारी लहसुन लगभग 3 से 4 पत्ती की हो जाती है लगभग। तो 4 पत्ती के बाद क्या है कि किसान की सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि यार खरपतवार, जो किसान का सबसे बड़ा शत्रु, मैंने पहले ही बोला था कि किसान का सबसे बड़ा शत्रु है खरपतवार। जो क्या है कि कई तरीके से किसानों के खेत में होता है और कई वेराइटियों में होता है खरपतवार। उसका नाम तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हर खरपतवार को बुलाया जाता है। तो मैं डायरेक्ट बात करूंगा यहाँ पर खरपतवार की, कि जैसे कि खरपतवार अगर आपके खेत में हो, ज़्यादा हो, तो क्या है कि पेंडामिथाइल का आप बुआई से पहले इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मेरे खेत में पेंडामिथाइल का स्प्रे किया था। आज सिर्फ इसमें सोयाबीन उगी है और खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है खेत में। तो सभी किसान पेंडामिथाइल का भी बुआई से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा जैसे कंडीशन बड़ी हो जाती है जैसे लहसुन की, उस समय अगर ज़्यादा खरपतवार हो तो आप डेकल का उपयोग कर सकते हैं। अडामा कंपनी की आती है जो काफ़ी अच्छी। आपके खेत में ज़्यादा खरपतवार हो तो उस समय आप क्या कर सकते हो कि जो डेकल, अडामा कंपनी की जो दवाई आती है डेकल नाम से आती है, उसका उपयोग कर सकते हो। विशेष तौर पे उसमें एक बात को ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा मात्रा में आप दवाई का उपयोग न करें। ज़्यादा मात्रा में क्या है कि ये लहसुन की फसल है, आपकी पीलापन पे आ सकती है, और एक बार की जो आप दवाई स्प्रे करोगे खरपतवार की, उस समय आपकी जो लहसुन है एक बार की तो पीलापन पे आएगी। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आप ये करोगे तो आपकी लहसुन खराब हो सकती है। तो सभी किसान मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि जैसे कि अगर आप हो सके जब तक तो आप लेबर से निंदाई खुदाई कराओ और खेत को साफ कराओ। अगर आपके खेत में कम खरपतवार है तो, अगर ज़्यादा खरपतवार है तो आपको दवाई का उपयोग करना ही है, क्योंकि आज की कंडीशन में लेबर काफ़ी महंगी पड़ रही है। तो दवाई का उपयोग भी सही मायने में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खरपतवार के समय दवाई का उपयोग, कम खरपतवार हो तो दवाई का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज हमारी ज़मीन खराब हो रही है। और यही हमारी एक अन्न उगाने वाली अन्नदाता बोलते हैं ज़मीन को, जो हमें रोजी रोटी होती है किसान की, और वो ख़राब हो जाएगी तो धीरे धीरे हम बेरोज़गार हो जाएंगे। तो सभी किसान मित्रों से यही निवेदन है कि आप दवाई का कम से कम उपयोग करें, जो भी खरपतवार की हो उसका। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हम आ जाते हैं, कंप्लीट हमारा खेत हो गया और हम लेबर लगाएंगे इस खेत में, क्योंकि हमने जो दवाई स्प्रे की थी। एक और बात बोलूँगा कि जैसे दवाई स्प्रे करो आप, तो जैसे आप ज़मीन में पहले दवाई स्प्रे कर सकते हो। उससे क्या है कि आपकी लहसुन को ज़्यादा ठेस नहीं पहुँचेगी और आपकी लहसुन स्वस्थ रहेगी। उसमें क्या है कि आपके जो खरपतवार है कम उगेंगे, और जो भी खरपतवार है जर्मिनेशन हो रहा है वो भी धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकते हैं उसमें, और जो खरपतवार की जो संख्या है वो काफ़ी कम होगी। तो जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमारे जो खेत है वो ज़्यादा खरपतवार के है, क्योंकि यहाँ पर गरज ज़्यादा लगती है हमारे खेतों में, तो ज़्यादा खरपतवार होते हैं, और हम देसी खाद का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि
ज़्यादा खरपतवार हमारे होते हैं। तो हमने क्या है कि पेंडामिथाइल का इस्तेमाल किया था, जिससे क्या है कि हमारे जो खरपतवार बिल्कुल उगे नहीं, अभी तक खेत में कहीं कहीं पे दिख रहे। तो अब हम क्या है कि जो स्टेप आ जाते हैं हमारे 4 पत्ती की हो गई है हमारी लहसुन, उसके बाद स्टेप आ जाती है इसमें क्या करना होगा किसान मित्रों कि निंदाई खुदाई कराएंगे। और निंदाई खुदाई से मैंने क्या है कि लगभग 3 दिन पहले 1 घंटे का जो मिनी स्प्रिंगर का उपयोग किया था, 1 घंटा चलाया था। उससे क्या है कि जो मेरे जो खेत में नमी बनी, खेत में क्या है कि जो खरपतवार लेंगे हम के तो आसानी से उखड़ेगा। और जो हम निंदाई खुदाई कराएंगे तो उसमें क्या है कि हम पूरी लहसुन को खुतराएंगे, जैसे ही अच्छी खुतरा के उसमें फिर हम डोज डालेंगे। जो मैंने पहले वीडियो में भी अपलोड किया था कि आपको किसान मित्रों को जैसे बेसल डोज में सिर्फ सुपर फास्फेट यूज़ में लेना है, बाकी कुछ दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन अब आ जाती है कि आपको कौन सी दवाई इस्तेमाल करना है, कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, इस स्टेप पे हम आ जाते हैं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ। अपने जो लहसुन है 4 पत्ती की हो चुकी है, हमने जैसे निंदाई खुदाई कराएंगे इसमें अब और कंप्लीट खेत को करके उसके बाद अब मैं आपको जो डोज बता रहा हूँ उसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। इसमें आपको क्या करना होगा किसान मित्रों की सबसे पहले आपको 1 बीघे का डोज बता रहा हूँ मैं। 1 बीघे में आपको 1 DAP का कट्टा लेना होगा। 1 DAP के कट्टे के साथ 1 कट्टा हमें पोटास का लेना होगा और 1 कट्टा हमें अमोनियम सल्फेट और एक जो बता रहा हूँ मैं सल्फर। जो सल्फर आप इसमें 3 किलो WDG 90% आएगा जो आपको लेना होगा 3 किलो 1 बीघे के हिसाब से। ज़्यादा मैं हाई डोज नहीं बता रहा हूँ किसान मित्रों, ये आसानी से आप कर सकते हो। लगभग 5000 का जो कोर्स है आप 1 बीघे में डाल सकते हो, उसके बाद आपको कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे, एक तो हो गया हमारा DAP का कट्टा, एक पोटास हो गया और एक अमोनियम सल्फेट और हमारे सल्फर के साथ हम 1 बीघे में लगभग 1 किलो बोरान इसमें मिक्स करके डालेंगे। बोरान क्या करेगा कि हमारे जो गठान होती है लहसुन की उसको फूटने नहीं देगा, जो तना होगा उसको फूटने नहीं देगा, ये काम करेगा हमारा बोरान। और हमारी जो जड़ है उनका विकास होगा। ये बात हो गई हमारे जो डोज की कि आपको क्या क्या डालना है। इसके बाद अगर आपकी लहसुन ज़्यादा पीलासपन पे है, अच्छी नहीं चल रही है, आज की जो क्या है कि कंडीशन हमने जो सोयाबीन लगा रखी है, कई किसानों के हमारे पास कॉल भी आए और सभी किसानों ने बताया कि हमारे जो लहसुन है पीली पड़ रही है, ये पड़ रही, काफ़ी समस्या भी सुनी है। लेकिन हमारी जो लहसुन है काफ़ी अच्छी चल रही है, अभी तक पीलासपन पे भी नहीं है। तो हमने क्या है कि अब जो हम डोज बता रहे हैं ये डोज तो आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा यानी कि आपकी लहसुन ज़्यादा पीलासपन पे है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपकी लहसुन अगर ज़्यादा पीलासपन पे है तो आपको क्या करना होगा कि ज़्यादा नहीं 1 बीघे में 1 बाल्टी जो आती है सागरिका की वो आप लाके या 10 किलो, ये बोल सकता हूँ 10 किलो आप 1 बीघे में सागरिका जो आता है इफ्को का वो उसके साथ मिलाकर आप उसका छिड़काव कर सकते हो। या हो गया हमारे 1 बीघे का डोज। अब हम पीलासपन में थोड़ी और बात करेंगे, जैसे कि आज की जो कंडीशन है क्या है कि हमारे जो ज़मीन में काफ़ी कीट हो गए। हमारे एक वीडियो में हमने बताया कि इस साल ज़्यादा ज़मीन में कीट है, जिससे क्या है कि हमारी जो फसल है उसको नुकसान हो रहा है। तो वो कीट क्या है कि हमारे लहसुन में जैसे डंक लगाते हैं, जिन किसानों ने उपचार नहीं कर रखा है लहसुन में उन किसानों के लिए समस्या हो रही है ये। और हमने जैसे जेलोरस से उपचार किया था तो हमारे अभी तक कोई समस्या दिखी नहीं है। तो उन किसानों के लिए क्या करना होगा उनको कि आपको डेनिटोल और कीटाजिन दोनों को मिलाकर इसमें क्या है कि आपको टपकाना होगा लहसुन में। जब भी आप सिंचाई करो खाद दो उस समय आपको इसको टपका कर फिर हम इसके क्या करेंगे कि पहले तो मिनी स्प्रिंगर जैसे हमने पूरा डोज दे दिया, पूरे खेत में व्यवस्थित दे दिया, उसके बाद क्या करेंगे कि हम मिनी स्प्रिंगर का उपयोग करेंगे। और मिनी स्प्रिंगर का इस तरह से तरीके से उपयोग करना आपको कि जैसे आपके मिनी स्प्रिंगर खेत में अगर आपको पानी छलक ना जाए जब तक आप ये मिनी स्प्रिंगर चलाओगे, उससे क्या है कि आप जो खाद दोगे वो ज़मीन तक जाना भी चाहिए। और मिनी स्प्रिंगर का उपयोग करें उस समय, उससे क्या है आपका जो खाद है वही लगेगा। वो क्या है कि आप पिलाओगे तो वो खाद नीचे जाएगा। ज़्यादातर अधिकतर आप देखना किसान मित्रों की जैसे हमारी जो लहसुन होती है ऊपर कमज़ोर होती है, नीचे अच्छी बैठती है। उसका कारण यही रहता है कि जैसे हम पिलाते हैं कि
तो वो क्या है कि अधिकतर जो वो पानी के वेग से जो खाद है वो नीचे जाता है। तो आप क्या है कि मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करके उससे क्या आपका खाद वही रहेगा, और अच्छा सा पानी अगर झलक जाए उसके बाद अब उसको छोड़ना। उसके बाद क्या करना होगा, जैसे कि आपको पानी हो जाए उसके बाद 5 दिन बाद फिर से एक बार और मिनी स्प्रिंकलर चलाने होंगे। उससे क्या है कि आपकी जो लहसुन जो वो खाद है वो पर्याप्त ले सकेगी। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे ही हमारी जो ठंड बढ़ेगी, ठंड बढ़ने के बाद क्या है कि लहसुन में भी काली मस्सी का ज़्यादा प्रकोप रहता है, यानी फंगीसाइड दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी काली मस्सी आती है, सफ़ेद मस्सी भी आती है और चिप्स भी आते हैं। ऐसे काफ़ी प्रकोप होते हैं जिनको सावधानी रखनी पड़ती है किसान मित्रों को। तो विशेष तौर पे मैं बताऊंगा कि हमारी जो खाद देंगे उसके बाद हमारी जो लहसुन है वो तो एकदम ज़ोरदार चलेगी। और उसके बाद अगर आपकी लहसुन में आपको अगर ऐसा लगे कि यार अभी भी पिलासपन है और उसमें धब्बे आ रहे हैं और क्या है कि वो हल्की चल रही है, तो आप उसको बिल्कुल पास में जाइए उसके और उसके हाथ लगाकर देखिए उसको, आपको एक फंगस टाइप आपको दिखेगा। तो आपको ज़्यादा हेवी डोज की नहीं बात करूँगा, और टाटा कंपनी का ताकत आता है, आप उस पर स्प्रे करो। उससे क्या है कि आपकी जो लहसुन है वो भी अच्छी चलेगी और जो फंगस है वो हट जाएंगे। तो एक और विशेष तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे फंगस हट जाएंगे। और अगर ज़्यादा ठंड हो तो आप काली मस्सी आएगी, अगर गर्मी होगी तो आपके सफ़ेद मस्सी आएगी, ये ध्यान रखना। अगर आपकी गर्मी हो और आप काली मस्सी का स्प्रे कर दोगे लहसुन पे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, पहले गर्मी है और फिर हमने काली मस्सी का स्प्रे कर दिया। काली मस्सी का स्प्रे करने से क्या है कि वो गर्मी प्रदान करती है, उससे क्या है कि काली मस्सी भागती है। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो आप मौसम के ऊपर चलना होगा, मौसम देखकर आप स्प्रे करिए। आपको ज़्यादा ठंड है तो उस हिसाब से करें, अगर गर्मी ज़्यादा है तो सफ़ेद मस्सी आएगी। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हमारी स्टेप आ जाती है, लहसुन अच्छी चल रही है और उसके बाद जैसे ही लहसुन की बढ़वार होगी, लहसुन लगभग हमारे कंडीशन आ जाती है कि उसमें गठान बैठने लग जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि किसान के जो थिप्स होते हैं, किसानों के खेत पे सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं थिप्स, और थिप्स अटैक करेंगे तो सबसे पहले बात बोल दूँ कि अगर कोई भी फसल हो उसके ऊपर से अगर उसको चूसेंगे तो नीचे से वो जो फल है या कोई भी माल है वो बनेगा नहीं, या पैदावार ही नहीं होगी, उत्पादन नहीं मिलेगा। तो उसी तरह लहसुन में भी जैसे ऊपर से अगर इसके पत्ते को अगर सोखेंगे हमारे थिप्स जो है वो अगर पत्तों का सोखेंगे तो नीचे गठान में कमजोरी आएगी और वो गठान उतनी बैठ नहीं पाएगी। तो इस बात का विशेष तौर पर सभी किसानों को ध्यान रखना होगा कि थिप्स को खेत पर आना ही नहीं देना चाहिए। और उसके लिए ध्यान रखना होगा कि जैसे हमारी जब गठान बैठने का समय आता है उस समय क्या आती है कि गर्मी रफ्तार पकड़ती है, गर्मी आने लगती है। तो गर्मी आती है तो उस समय क्या है, गर्मी के साथ साथ क्या थिप्स भी तेज़ी से आती है। तो उस समय आपको क्या करना होगा कि जैसे हमारे मिनी स्प्रिंकलर है, लगभग रोज़ तो हम चला नहीं सकते, तो इनको कम यानी कि घंटा चला, 1 घंटा चलाया हमने, 2 दिन में 1 घंटा, 2 दिन में 1 घंटा, इस तरीके से आप उपयोग में लोगे मिनी स्प्रिंकलर को, तो उससे भी आप थिप्स कवर कर सकते हो। और थिप्स कवर करने के लिए आप हेवी डोज का ज़्यादा उपयोग नहीं करें, क्योंकि हेवी डोज अगर स्प्रे करोगे तो लहसुन में ये क्या सिस्टम है कि ज़्यादा स्प्रे से ज़्यादा लहसुन बिगड़ती है, और अगर आप ज़्यादा हेवी डोज डालोगे लहसुन में तो आपकी लहसुन बिगड़ जाएगी। इसलिए सभी किसान मित्रों से निवेदन है कि आप ज़्यादा हेवी डोज नहीं करें और इस पर हल्का डोज जो होता है हमारे थिप्स का वही स्प्रे करें। प्रोफेनोसाइपरमेथ्रिन जैसे हल्के डोज का आप इस्तेमाल करें, जिससे क्या है कि आप 10-10 दिन के अंतराल में भी कर सकते हो। लेकिन विशेष तौर पे एक और कहना चाहता हूँ, जैसे आप अगर थिप्स का इस्तेमाल दवाई का इस्तेमाल करते हो तो उसमें क्या है कि आपको क्या करना होगा, जैसे क्वांटिटी बढ़ानी होगी। जैसे हमने फर्स्ट स्प्रे हम यहाँ पर करते हैं, उसमें हम जो मैंने दवाई बताई उसका हम 20 ml लेते हैं, 20 ml लेते हैं, फर्स्ट स्प्रे करते हैं। अगर हमारे थिप्स आते हैं तो उस कंडीशन में करते हैं, क्योंकि हमारे मिनी स्प्रिंकलर है, कम थिप्स आते हैं। तो अगर हल्के फुल्के थिप्स होते हैं तो ये ख़त्म कर देते हैं। अगर हमारे थिप्स अगर हमको दिखते हैं तो हम 20 ml लेते हैं। 20 ml के बाद हम क्या करते हैं
कि जैसे जैसे स्टेप बढ़ती है 10 दिन बाद फिर देखते हैं खेत में, तो उसमें फिर हम 10 ml फिर प्लस करते हैं, उसमें 30 ml कर दे, ऐसा करके 40 से 50 ml हमारी लास्ट कैपेसिटी होती है दवाई स्प्रे की। उससे हम ज़्यादा हम स्प्रे करते नहीं हैं, लेकिन कंडीशन वही होनी चाहिए कि आपके खेत में अगर थिप्स दिखे तभी इस्तेमाल करें आप दवाई। उससे पहले आप मिनी स्प्रिंकलर चलाओ, आपको उससे क्या है कि थिप्स से मिले नहीं गए आपके खेत में। यह बात हो गया हमारे थिप्स से। इस जानकारी से सभी किसान मित्र अगर संतुष्ट है और हमारी जो जानकारी है सभी किसानों को अच्छी लगी हो, तो हमें विशेष तौर पर हमें कमेंट करें और हमारे जो चैनल को देश किसान किसान चैनल, इसको आगे से आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और देश किसान किसान यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए और जो भी जानकारी मिली है उससे हमें बताइए। जय जवान जय किसान, देश किसान किसान।